वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, अर्थात जहाँ ध्यान जाता है ऊर्जा भी वहीं प्रवाहित होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो मेरी कलम में, और मैं हूँ आपके साथ अंशिका। मैंने शुरू में एक टैगलाइन बोली। मैं आपको बता दूं कि ये जो टैगलाइन है ये है लाइफ पॉजिटिव मैगजीन की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस मैगजीन के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। तो आपको बता दूं कि आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा खास है, क्योंकि लगातार वैसे हम हमेशा ही मेरी कलम में बात करते हैं लेखकों के बारे में, लेखकों से बात करते हैं, उनकी किताबों के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं शिवी वर्मा जी, जो कि एक लीडिंग और बेहतरीन मैगजीन जो कि माइंड बॉडी स्पिरिट मैगजीन है, लाइफ पॉजिटिव, उसकी एडिटर इन चीफ है। वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि उनका इस क्षेत्र में रुझान कैसे हुआ, कि बचपन से ही वो इस मैगजीन की एडिटर इन चीफ बनना चाहती थी। और इसके साथ एक और बेहद ज़रूरी बात मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि वो एक जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। आइए और कुछ जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की ज़बानी। उनका करते हैं स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद पीएमसी चैनल का और अंशिका जी आपका मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। शिवी जी, आपसे सबसे पहला मैं जानना चाहूँगी, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपसे जाना कि आप जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो जो लिखने की ये जो प्रतिभा है या रुचि है, क्या बचपन से ही आपके मन में थी या बड़े होकर ये डेवलप हुई? तो मैं कहूँगी कि मुझे पढ़ने का शौक़ बहुत था और बचपन से पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। यहाँ तक कि जब मुझे पढ़ना नहीं भी आता था तो भी मैं पत्रिकाएं, पुस्तकें खोल करके समझने की कोशिश करती थी कि उसमें क्या लिखा है। और जब मैं नहीं पढ़ पाती तो मैं दूसरों से कहती थी कि पढ़िए और मुझे सुनाइए। तो जब मैंने पढ़ना सीख लिया तो फिर मेरा जो और दूसरों पे तो जो एक डिपेंडेंसी थी वो ख़त्म हो गई। तो जब आप बहुत पढ़ते हैं तो बहुत सारे लेखकों के साथ उनकी जो मन में क्या चल रहा है इसके साथ आप भी चलने लगते हैं। आप देखने लगते हैं कि वो कितनी सारी कल्पना के गोते वो लगा सकते हैं। आपका जो मन है फिर वो भी उस तरह से थोड़ा सा एक्सपैंड करना शुरू करता है। तो जब आप बहुत पढ़ने लगते हैं तो फिर आपको खुद भी विचार आते हैं और फिर आपकी कलम रुक नहीं पाती, फिर आप लिखना शुरू कर देते हैं जी। तो मैं लिखती थी और कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसको पढ़ के मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि शायद मैंने बहुत अच्छे से अपनी भावनाओं को उसमें व्यक्त किया था जबकि मैं छोटा बच्चा ही थी। तो मुझे भी समझ में आ गया कि इसमें मेरी प्रतिभा है और मैं नंबर भी अच्छे लाती थी स्कूल में, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी और हिंदी में। और कुछ था ही कि ये लिखना है तो लिखना है, फिर आप रोक नहीं सकते अपने आप को। तो लिखते 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 फिर समझ में आ गया कि करियर भी इसी में बनेगा और मैं फिर पत्रकार बन गई। और मेरी अंदर ये जो प्रतिभा थी उसको एक प्रोफेशन का एक जामा मिल गया, ऐसा कह सकते हैं जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आप पत्रकार बन गई, तो जाहिर सी बात है आप मीडिया में या मीडिया चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में आप गए होंगे। तो वहाँ के बाद लाइफ पॉजिटिव में आने का क्या कुछ चैलेंजेस आपको आए? क्योंकि जब हम मीडिया के बारे में सुनते हैं तो कुछ नेगेटिव वर्ड्स हम सुनते हैं, और कोई भी छोटी खबर होती है उसको एक्सपेंड किया जाता है इस तरह से कि वो लोगों को कैच कर पाए, लोगों के अटेंशन को कैच कर पाए। तो वहाँ से लाइफ पॉजिटिव में आने के बाद क्या कुछ चेंजेस आपकी लेखन में आए और आपके खुद में आए? बहुत ज़्यादा। उस दुनिया को छोड़ के जब मैं लाइफ पॉजिटिव में आई तो मेरे दिल में और दिमाग में कोई विरोधाभास नहीं रह गया। सबसे बड़ी बात जो थी कि अब मुझे अपने भीतर से लड़ना नहीं पड़ता था कि मैं जो लिख रही हूँ ये समाज को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहा। और जो मुख्य धारा की जो मीडिया थी उसमें मुझे बार बार ये लगता था कि मेरी कलम से अच्छा कुछ नहीं निकल रहा है। मैं लोगों में डर की भावना को ज़्यादा बढ़ा रही हूँ। मैं कुछ ऐसा कह रही हूँ कि देखो अब तुम्हारे जीवन में अब सब बिगड़ने वाला है, क्योंकि समाज ऐसा है और लोग ऐसे हैं या सरकार ऐसी है, तो या गुरु, सब कुछ ही कहते हैं ना, एक कमिंग अंडर अ शैडो ऑफ डाउट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको पढ़ के किसी का कुछ भला नहीं होने वाला, जीवन में और जो है वो केओस ही बढ़ेगा।
तो अब परेशानी ये थी कि अब ये नहीं करें तो क्या करें, क्योंकि जिस प्रकार का लेखन मुझे अच्छा लगता है, क्या उसको पढ़ने वाले लोग भी हैं? क्या ऐसी कोई पत्रिका है या ऐसा क्या कोई पब्लिकेशन है जो इन चीज़ों में बिलीव करता हो? तो ये मेरे लिए एक समस्या की बात थी, क्योंकि मैं जितना उस टाइम पे मुख्य धारा की मीडिया में थी, उतना ही ज़्यादा मैं अपने अंदर के जो जीवन है उसमें विचरण करती थी। कि मैं मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे बाहर का जो जीवन है उसके साथ सामंजस्य कैसे बिठाए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होता था कि मैं अंदर जाऊँ, और मैं जितना अंदर जाती थी मुझे लगता था कि मेरा संबंध इस जगत से वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो एक दिन ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब और नहीं, और मैंने त्याग पत्र अपना दे दिया और मैं लौट करके घर आ गई। और मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था, और मैं सोच रही थी कि अब जीवन के साथ करूं क्या, कि ऐसा भी मेरा कोई इरादा नहीं था कि मुझे कोई आश्रम खोल लेना है। तो और क्योंकि मैंने कभी अपने आप को ऐसा नहीं उस वक्त सोचा था कि मैं आध्यात्मिक रूप से इतना विशाल हो गई हूँ कि मैं औरों का मार्गदर्शन कर सकूँ। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता था कि मेरी कलम उसको वाकई में लोगों की मदद करने के लिए उठना चाहिए। उनके अंदर भय का वातावरण पैदा करने के लिए अगर ये उठ रही है, तो इस जो प्रतिभा है इसका कोई कीमत नहीं। और जब मैं अपने घर वापस पहुंची तो मैं सोच में पड़ी हुई थी, और इत्तेफाक की बात है कि मेरा एक बहुत ही पसंदीदा एक बुक स्टोर होता था। मैं अक्सर वहाँ किताबें खरीदने जाया करती थी, और मैं वहाँ गई थी और मैंने लाइफ पॉजिटिव मैगज़ीन को वहाँ रखे हुए देख लिया। बात शायद 2008 की है। मैं उस पत्रिका को लेके घर आ गई, और जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मैं तो प्रसन्नता से एकदम फूल ही नहीं समाई। मैंने कहा अच्छा, ऐसा पब्लिकेशन है जहाँ पे जो सचमुच में जो मेरे हृदय के भीतर चलता है मैं उसको व्यक्त कर सकती हूँ। ये एक ऐसा पब्लिकेशन है जिसको पढ़ करके लोगों का जीवन सिर्फ बनेगा, वो अपने जीवन की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। उनके अंदर अगर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भर गई है समाज और दुनिया में जो चल रहा है उसको लेकर के, तो हम उनको एक दिशा दे सकते हैं, कि उनको कोई हल दे सकते हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। हम उनको उस अंधकार में और ज़्यादा नहीं गिरा रहे हैं। तो अब मेरे पास समस्या थी कि हाँ, ये तो है, पत्रिका तो है, लेकिन अब इसको ज्वाइन कैसे करें, क्योंकि मेरा जो घर था वो गोरखपुर में था, यूपी में, और ये पत्रिका छपती थी बम्बई से। तो फिर मैंने वहीं से बैठ करके इसकी संपादिका श्री सुमा वर्गीस, उनको आई थिंक फेसबुक के थ्रू मैंने उनको कांटेक्ट किया। तो उस टाइम पे फेसबुक भी नया नया ही चला था, और मैंने कैसे भी उनका ढूंढ करके, पहले तो मैंने उनकी किताब मंगवाई ट्रैवलिंग लाइट, फिर उसमें से शायद मुझे उनका कांटेक्ट नंबर मिला, और मैंने उसके थ्रू ही आई थिंक उनसे मैंने फेसबुक पे दोस्ती करी। मैंने उनको कुछ मैसेजेस भेजे, और मैंने बताया कि मुझे उनकी पत्रिका भी बहुत अच्छी लगती है और उनकी लिखी हुई पुस्तक भी बहुत अच्छी लगती है, और मैंने कहा मैं चाहूँगी कि मैं इसमें लिखूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लिखिए। मैंने लिखी भी, लेकिन वो शायद लेख मेरे प्रकाशित नहीं हुए, क्योंकि शायद वो चाहती थी कि मैं उसको डिजिटली भेजूँ, और मैंने उसको एक पेपर पे प्रिंट करके फिर उसको पोस्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा था अब मेरे पास कोई नहीं है जो इसको फिर उसको डिजिटल बनाए, तो बाद में देखेंगे। अच्छा, मैंने कहा अब तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक आजीविका तो चाहिए होती है, और मुझे लग रहा था कि इससे तो बढ़िया कोई आजीविका ही नहीं है। और इत्तेफाक की बात है कि उसी दौरान मेरी शादी हो गई। अब शादी कहाँ हुई? शादी हुई बॉम्बे में। तो अब आप देखिए कैसे जो है प्रकृति अपना खेल खेलती है जी। तो फिर मेरी शादी हुई बॉम्बे। मैंने कहा अब तो इस मौके को मुझे छोड़ना नहीं है, और मैंने उनको फिर से उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने बहुत प्रेम से मुझसे मिली, मैं उनके घर भी गई, और मैंने पहले भी कहा था कि मैं इसमें काम करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा देखिए एक ही पोजीशन थी, वो तो फिल हो गई है, और कोई बात नहीं, फिर कभी देखा जाएगा, और वैसे आप चाहें तो लेख तो आप लिख ही सकती हैं, लेकिन मुझे तो वो जगह ही चाहिए थी। मैंने कहा लेख फेक नहीं, मुझे फुल टाइम ही काम करना है। और तब भी मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास था कि ठीक है, फिल हो गई तो हो गई, वो आएगी तो मेरे पास ही, कितने दिन यह मुझसे दूर रहेगी। और पता नहीं कहाँ से गहरा एक विश्वास था कि ये मुझे ही मिलने वाली, और ऐसा ही हुआ। और करीब 4-5 महीने के बाद मेरे पास उनका फ़ोन आता है कि द पोजीशन इज़ वेकेंट एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन इट। तो उस टाइम पे मैं दिल्ली में थी, मेरे पास फ़ोन आया। मैं जैसे ही बॉम्बे गई, मैं सीधा उनसे मिली, और उन्होंने कहा यस व्हाई डोंट यू जॉइन। तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उस टाइम पे भी उनके मन में कोई थोड़ी शंका थी कि मुझे लें कि ना लें, क्योंकि उनके पास 2-3 ऑप्शंस थे।
तो वो सोच रही थी कि इसमें से कौन सा श्रेष्ठ होगा, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने किसी टैरो रीडर से संपर्क किया और उन्हें कहा कि मेरे पास ये 3 ऑप्शंस हैं और आप बताइए कि ये काम मैं किसको दूँ। तो उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि नहीं, आप इसको दे दीजिए। कह रहे जस्ट गिव अस 6 months टाइम एंड देन शी विल ब्लॉसम ब्यूटीफुली अंडर योर केयर। उन्होंने वो बात मान ली और वो दिन और आज का दिन है, वो कई दफ़ा उन्होंने कहा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट टैरो रीडर जिसने आपका नाम सजेस्ट किया। और उस दिन से मैं और लाइफ पॉजिटिव साथ में है और हमारी जो जर्नी है, जो यात्रा है जीवन की, वो साथ ही साथ चल रही है। जैसा कि आपने बताया कि लाइफ पॉजिटिव में जो आप लेख लिखना चाहती थी, जो आप लिखना चाहती थी और लाइफ पॉजिटिव से वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे कि मतलब आप जो लिखना चाहती हैं उस तरह का ही कंटेंट इसमें था। तो आध्यात्म, जैसे कि ये आध्यात्मिक मैगजीन्स हैं, तो इसके बारे में जानना चाहूँगी कि आध्यात्मिकता और ध्यान आपके जीवन में कब आया? आध्यात्मिकता मेरे जीवन में कॉलेज के टाइम से ही आ गई थी, क्योंकि मुझे लगता है मैं कभी भी जीवन के साथ सामंजस्य बिठा ही नहीं पाती थी। और मुझे हमेशा से ऐसे कहा जाता था कि कुछ तो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है कि तुम फिट नहीं कर पाती हो कहीं पे। तो अगर किसी के अंदर ये विश्वास हो जाए कि वो कुछ ऐसा अजीब सा है जिसके साथ कोई नहीं चल पाता, तो वो विश्वास खोजने के लिए आप कहीं तो जाएंगे, क्योंकि कहीं एक मेरे मन में भी एक भरोसा हो गया था कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं था कि मैं कोई एंटी सोशल किस्म की थी, लेकिन शायद अब मुझे लगता है कि मेरी पहले से ही जो सेंस ऑफ अवेयरनेस है वो आम लोगों से ज़्यादा था और आम लोग उसको नहीं समझ पाते थे, तो इसलिए प्रॉब्लम कहते थे तुम्हारे भीतर ही है। खैर चलिए, मान लिया मेरे भीतर ही है, सल्यूशन तो कहीं होगा, तो शायद सल्यूशन भी भीतर ही था। तो अब कुछ ऐसा हुआ, मैं कॉलेज में पढ़ती थी और उस टाइम पे भी मुझे सबके साथ सेट होने में बड़ी मुश्किल आती थी। जो भी यंग क्राउड होता है, मैं उनके वैल्यूज़ के साथ, उनके जो लिविंग स्टाइल है उससे एडजस्ट नहीं कर पाती थी। तभी मेरे क्लास में ही कुछ 1-2 लोग ऐसे थे जो आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बातें वो आस्तिकता और नास्तिकता पे ही हो रही थी। एक ने कहा कि अरे भगवान नहीं होता, क्या सबूत है भगवान है। तो दूसरे ने, मैं वहीं बैठी हुई थी क्योंकि मुझे भी भगवान पे कोई यकीन तो था नहीं, तो जो दूसरा शख्स था उसने कहा कि भगवान कैसे नहीं होता, तुम्हें कैसे पता? कह रहे क्यों, क्या सबूत है? कह रहे मुझसे तो भगवान मिलते। मैंने कहा, सब लोग हंसने लगे, क्या बात कर रहे हो, भगवान को तुम्हें कोई मिलने आता है, भगवान होते ही नहीं। उसने कहा भगवान क्या, हनुमान जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान हनुमान जी तो मुझे दर्शन देते हैं। तो जाहिर सी बात है बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तो उसने कहा कि ये तो तुम कह कैसे सकते हो, क्योंकि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ठीक है, ये लो हनुमान जी का मंत्र, खुद बैठ के जपो और बुलाओ, अगर नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। मैं बड़ा इंट्रीग्ड हो गई। मैंने कहा सही में ऐसा संभव है क्या? क्योंकि पहली बार ईश्वर को लेके कोई बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कोई बहुत बड़ा क्लेम कर रहा था, जो कि हमने तो नहीं सुना आज तक किसी को करते हुए। वो सच बोल रहा था या झूठ मुझे नहीं पता, क्योंकि अक्सर लोग उस उम्र में कुछ बहुत तरह के दावे कर देते हैं, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ तो कुछ अलग ही बात है। मैंने कहा अच्छा मुझे दिख जाएंगे? कह रहे क्यों नहीं दिख जाएंगे? मैंने कहा क्या करना होगा? कह रहे ये लो हनुमान जी का मंत्र और वापस जाओ हॉस्टल अपने, रात में सोने से पहले जपते रहना और कहना कि हनुमान जी आप आके मुझे दिखे तो दिख जाएंगे। तो मैंने और भी सवाल किए, अच्छा हनुमान जी आते हैं तो क्या होता है, जब दिखते हैं तो क्या होता है? कह रहे वो ऐसे दिखते हैं और उस पीछे पूरा जो है वो रेत ही रेत होती है, वो इतने बड़े से खड़े होते हैं। तो मैंने कहा, पूछा उससे कि क्या मतलब क्यों आते हो? कहते मुझसे प्रेम करते हैं। तो मैंने कहा लेकिन भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, फिर तुम ही से क्यों करें? कह रहे मुझे तो लगता है मुझे ही सबसे ज़्यादा करते हैं। मैंने कहा अच्छा तो मैंने कहा मुझसे भी प्रेम करते? कह रहे हाँ तुमसे भी बहुत प्रेम करते हैं। मैंने कहा कैसे पता? कह रहे तुम देखना, ये यूज मंत्र बोलो वो आ जाएंगे। अब तो ये कुछ अलग दुनिया से कुछ अलग बात हो रही थी। मैंने कहा अब तो ये ट्राई करके देखना होगा। और मैं सही में मैं रात में हॉस्टल में गई, वो मैंने मंत्र जो है जब सब सो गए तो मैंने उसे ज़ोर ज़ोर से जपना शुरू कर दिया मन में, और अब पता नहीं क्या हो रहा था। और उसके बाद मैं उठ के बैठ भी गई, पद्मासन या सुखासन ही रहा होगा, सुखासन में बैठ करके आंखें बंद करके हनुमान जी का मंत्र जपना शुरू किया और बड़े सच्चे मन से उनको पुकारा। अच्छा पुकारा इसलिए नहीं पुकारा कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे बस ये पता करना था कि ये सही में है कि नहीं, ये सुनते हैं कि नहीं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं।
और वो कहते हैं कि उसने कहा है कि तुमसे भी बड़ा प्रेम करते, तो प्रेम करते हैं कि नहीं, यही सब सवाल थे। अब हनुमान जी तो मुझे नहीं दिखे, ये बात तो सच है, लेकिन ये ज़रूर अनुभव शुरू हो गए वो आध्यात्मिक किस्म के। ये ज़रूर बहुत कस के महसूस हुआ कि कोई शक्ति तो है जो सुन रही है, कोई शक्ति है जो ये इसके माध्यम से मेरे भीतर उतरती है। मैं जो सवाल करती हूँ उसका बिल्कुल सही जवाब आता है। जो मैं ऐसे बैठ कर के कुछ सोचूं या पूछूं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। भीतर से जो जवाब आते हैं वो 16 आने सही होते हैं, और वो ऐसे होते हैं जो मेरा जो भौतिक मन है उन तक पहुंच नहीं सकता। अच्छा, ये तो एक चीज़ थी। उसके बाद फिर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैनिफेस्टेशन, वो शुरू हो गया। मैं जो कहूँ वो हो जाए, अभी कुछ कहूँ वो चीज़ तुरंत हाजिर हो जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी जो मुझे मुझे लगता था कि संभव ही नहीं है। फिर कुछ रियलाइजेशंस भी आए। मुझे लगता था ये संसार बहुत ही कठोर है, मतलब जैसा है जड़ है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। जब ये अनुभव शुरू हुए तब मुझे इन चीज़ों का भी अनुभव होना प्रारंभ हुआ कि नहीं, संसार तो बदल जाता है, आपकी सोच से बदलता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स हैं, वो बहुत ही म्यूटेबल हैं, वो चेंज हो जाते हैं, वो अपना आकार, रूप, प्रकार सब कुछ बदल सकते हैं। कोई भी चीज़ एकदम ठोस नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना, मुझे बड़ा गहरा अनुभव उस बात का हुआ। तो फिर धीमे धीमे जब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा जब आपके चित्त का हिस्सा बनने लगी तो मेरा फिर संसार में से तो दिल ही लगना बंद हो गया। क्योंकि फिर मुझे लगता था कि ये संसार में तो चीज़ें हैं तो बहुत ही बोरिंग है, इसके आगे तो सब क्या है। आपके सामने जो अधिकतर जो मनोरंजन के साधन होते हैं वो क्या है, आपने सिनेमा देख लिया, आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, आप रेस्टोरेंट में खा पी के आ गए, आप दोस्तों के साथ बैठ के आपने हो हल्ला कर लिया। लेकिन ये जो है ये तो कुछ बियॉन्ड ही है, ये तो हर चीज़ के पार है। कि अगर आपको लगे कि आपके हाथ में कोई कुंजी जो लग गई है आपके हाथ में, जिससे आप इस संसार के जो रहस्य उनका ताला आप खोल सके, इतना बड़ा एंटरटेनमेंट उस उम्र में तो ये एंटरटेनमेंट ही था, लेकिन वो बड़ा हाई लेवल का एंटरटेनमेंट था। और फिर बहुत ज़्यादा मैं इसमें घुस गई और बहुत तरह के अनुभव हुए। उसमें अच्छे बुरे सारे अनुभव थे। ऐसा नहीं था कि आध्यात्मिक यात्रा में सारे अच्छे अनुभव हुए, लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर जो मैंने नोटिस करी कि आपके साथ क्या हो रहा है ये इतना मायने नहीं रखता। आप कहाँ पे सेंटर्ड हैं, आप कहाँ पे स्थित हैं, ये मायने रखता है। तो अगर मेरी आस्था इस बात में बहुत प्रगाढ़ है कि मैं सत्य के साथ हूँ और सत्य भी मेरे साथ है, तो ऐसा दुनिया का जीवन का कोई संकट नहीं जिससे उबरा नहीं जा सकता, ऐसी कोई मंजिल नहीं जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं प्राप्त कर सकते। ये मुझे ज़रूर लगा कि हाँ, असंभव तो कुछ भी नहीं है। इन अनुभवों ने मुझे ये ज़रूर सिखाया कि जीवन में कभी भी हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना। और ये मेरे जीवन का एक क्रेडो बन गया कि हाँ, मैं हार नहीं मान पाती किसी भी स्थिति में। ऐसा नहीं कठिनाइयाँ नहीं आती अध्यात्म में, या आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाने के बाद से मेरे जीवन सरल हो गया हो या उसमें कठिनाइयाँ नहीं आती, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि बस हार मत मानो, अगले ही पल तो वो मंजिल है ना, खड़ी है ना, हो जाएगा, सब हो जाएगा। और आपके इसी बिलीफ सिस्टम की वजह से आप फाइनली आप लाइफ पॉजिटिव मैगज़ीन में अभी आप एडिटर इन चीफ हैं। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि इस मैगज़ीन में जब मैं आई तो भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पे अपने चैलेंजेस नहीं थे, बहुत सारे थे। लाइफ पॉजिटिव जैसी मैगज़ीन को निकालना आसान नहीं, इसके लिए राइटर्स मिलना मुश्किल होते हैं क्योंकि सबका ऐसा अनुभव नहीं होता है। इसके लिए पाठक मिलना भी मुश्किल होते हैं क्योंकि अधिकतर लोगों को अपनी ही जानकारी नहीं तो ऐसी मैगज़ीन की जानकारी क्या होगी। और लोगों को अधिकतर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, कोई भीतर झांकना नहीं चाहता। ये एक एक्सरसाइज लोगों को ऐसी मुश्किल सी लगती है, लोग कटते हैं इससे। तो ऐसे में ऐसी पत्रिका को निकालना, उसको छापते रहना, उसको प्रमोट करते रहना, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये जब 1996 पे शुरू भी करी गई थी तो उस वक्त तो, आज तो खैर
फिर भी बहुत जागरूकता आध्यात्मिकता को लेके। आज कोई भी घर शायद ऐसा नहीं होगा जहाँ ध्यान की या योग की बात नहीं होती। कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। और उस टाइम पे तो हिंदुस्तान या भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश होने के बावजूद भी बहुत हद तक पश्चिमी सभ्यता से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि हम सब उसी तरफ ही भाग रहे थे। उस साल में ये मैगज़ीन लॉन्च हुई और धीमे धीमे करते करते वो आज यहाँ तक पहुँच गई है। तो इसमें ज़रूर ईश्वर का ही हाथ है, क्योंकि ये मुझे और हमारे फॉर्मर एडिटर्स को भी हमेशा यही लगता था कि इस मैगज़ीन के एडिटर हम लोग कोई नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही से चलाते हैं। हम लोग सिर्फ कलम पकड़ते हैं, आवाज़, शब्द और संदेश सारा ईश्वर का ही होता है। ये हम सभी ने इसको बहुत गहरे से अनुभव किया है। तो जैसे कि आपने बताया कि इस मैगज़ीन के लिए राइटर मिलना मुश्किल था और पाठक मिलना मुश्किल था, तो इसके साथ ही आपसे ये जानना चाहूँगी कि हर महीने जब ये मैगज़ीन आती है, एक नए अलग विषय पर होती है, तो उस विषय के प्रति, उस विषय के लिए आपका इंस्पिरेशन कौन होता है? कैसे आपको इंस्पिरेशन आती है कि इस मंथ हमें इस टॉपिक पर, इस विषय पर मैगज़ीन पर काम करना है? बहुत साधारण शब्दों में कहूँ तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, क्योंकि हमारी एवरी मंथ एक एडिट मीट होती है जहाँ पे हम सभी लोग बैठ के इस पर विचार विमर्श करते हैं कि अगले इशू में कौन से आर्टिकल्स जा सकते हैं। तो आइडियाज़ कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अध्यात्म ऐसी चीज़ है जो जीवन का हर अंग है उसको आसानी से उसमें उतर सकती है। किसी भी चीज़ को आप आध्यात्मिक बना सकते हैं। तो ऐसे में तो फिर आइडियाज़ की कोई कमी ही नहीं ना। अभी अगर आप हमारा जो मार्च का इशू पढ़ें तो उस पे उसकी जो कवर स्टोरी है वो कैसे रनिंग को आप, जिनको दौड़ने का शौक़ है, उसको आध्यात्मिक कैसे बना सकते हैं। तो आध्यात्मिक हर चीज़ हो सकती है। आपका खाना पकाना भी आध्यात्मिक हो सकता है, आपका दौड़ना भी आध्यात्मिक हो सकता है, आप बातचीत कैसे कर सकते हैं वो भी आध्यात्मिक हो सकता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको आध्यात्मिकता के रंग में नहीं लपेटा जा सकता। तो इसलिए हमारे पास कभी आइडियाज़ की कमी नहीं होती। इनफैक्ट हम लोग जीवन का शायद ही कोई ऐसा पक्ष है जो छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी इसी इशू में एक लेख है, हाउ टू फाइंड द राइट पार्टनर, और ये आज के युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि पहले हमारे टाइम में तो इतना खुला हुआ समाज नहीं था, आज तो बहुत खुल गया है और इतनी सारे डेटिंग्स ऐप आ गए हैं जी। बहुत आसान है किसी से भी हुकअप कर लेना, लेकिन आज भी लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों को प्रेम की तलाश है, प्रेम नहीं मिल रहा है। लोगों को कमिटमेंट की तलाश है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। अब इन डेटिंग ऐप्स ने जीवन को सरल बनाने के बजाय और कठिन बना दिया है, और बहुत सारे युवा इन चीज़ों को लेकर के ही बहुत ज़्यादा एक टर्मोइल में आ जाते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आप बाहर मत तलाशिए, आप पहले अपने अंदर तलाशिए। पहले आप वो व्यक्ति स्वयं बन जाइए जो आप दूसरे में ढूंढ रहे हैं। फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करें कि सही व्यक्ति आपके पास आए। जब आपके पास आए तो आप डर ना जाएंगे। ये भी अक्सर हो जाता है कि हमने सोच तो लिया कि बहुत हमें ऐसा वर चाहिए या हमें ऐसी लड़की या लड़का चाहिए जो इन जो पैरामीटर्स उन पे खरा उतरता हो, लेकिन जब ऐसा व्यक्ति सही में आ जाता है तो आपको लगता है अरे हम ही इसके योग्य नहीं, फिर आप भागने लग जाते हैं। तो इस तरह से उन चीज़ों को भी स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं आप। उन चीज़ों में भी हम आपकी मदद कर देंगे कि कैसे आप सही पार्टनर तक पहुँचें। और कई बार ही अपने आप में एक जर्नी बन जाती है। कई बार लोग स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ इसकी वजह से पहुँच जाते हैं, अच्छा मेरा इनर टॉक कैसा है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रेम के काबिल ही नहीं। अगर ये विश्वास आपके मन में है तो शायद प्रेम आएगा भी आपके जीवन में, तो आप उसको स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर से आध्यात्मिक हो गया ना। तो हम इसी के माध्यम से लोगों को अध्यात्म तक पहुँचा देंगे, क्या दिक्कत है। तो आध्यात्मिकता तो हर जगह ही है। जीवन का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं जिसको हम छू ना सकें। जी, तो शिवी जी, मैं आपसे अब आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे कि आपने आध्यात्मिकता के बारे में जिक्र किया,
काफ़ी मेडिटेटर्स ऐसे हैं कि जो मेडिटेशन में आने के बाद अपना एक्सपीरियंस बताना तो चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। उनके मन में ऐसा होता है कि मैं कैसे लिख सकता हूँ या मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो उनके लिए कोई प्रो टिप आप देना चाहें? हाँ, उसका जवाब तो ऐसे मैं दूंगी, मेडिटेशन में आने के बाद भी मन में डाउट है तो थोड़ा मेडिटेशन को गहरा करो। इसलिए क्योंकि मन आपका ज़ोर क्यों पकड़ रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं फियर है। मेडिटेशन अभी उस फियर तक आपको टच नहीं कर पाया, तो वो मेडिटेशन, अगर वाकई में आप मेडिटेशन में ये प्रयास करिए कि वो डर कहाँ से आ रहा है, आप उसको जानिए, उस डर पे काम करिए। वो नहीं हो सकता, लेट इट फ्लो। ये हम लोग ने भी सीखा है कि जब मन में कोई भी भावना आए, आप उस डर के ओरिजिन तक पहुंचिए मेडिटेशन में। हम लोग अक्सर मेडिटेशन में क्या करते हैं, हम आध्यात्मिक अनुभवों में डूब जाते हैं। मेडिटेशन के बहुत सारे आयाम हैं और उसमें एक आयाम ये भी है कि मेरे मन में जो कहीं ग्रंथियां हैं जो मुझे कहीं जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, मैं उन पे भी ध्यान दूं। और वो आवश्यक नहीं है कि जब आप जो एक साधारण मेडिटेशन करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो जीवन में जैसे भय आया, आप रुक जाइए, आप सोचिए भय आ कहाँ से रहा है, ये इसका ओरिजिन कहाँ है, ये मेरे मन में कौन सी ऐसी इनर टॉक चल रही है जो मुझे कहीं खुद पे विश्वास नहीं लाने दे रही है। एक तो ये तरीका या ये कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपको ये चीज़, इस चीज़ को बिल्कुल किनारे कर देना है कि मेरे लेखन को कैसे पढ़ा जाएगा। अभी आप दूसरों के पढ़ने के बारे में सोचे ही मत, आप उसको सेल्फ एक्सप्रेशन का एक माध्यम बनाइए। लिखिए जो आपके मन में आ रहा है, उसको फ्लो में आने दीजिए। ठीक। तीसरी चीज़ ये है कि अब मैं थोड़ा आध्यात्मिकता से अलग बात कर रही हूँ। हर चीज़ सीखी जाती, कोई भी कला, आपके अंदर कितने भी गुण हों, हर किसी को चाहिए कि उसे मांझे, और मांझने के लिए किसी शिक्षक के पास जाना पड़ता है। तो लेखन की कला को भी मांझने के लिए कोई इसमें बुराई नहीं है कि आप किसी अच्छे लेखक से लिखने की कला के कुछ टिप्स ले लें, और ऐसे क्लासेस चलते हैं, उनको ज्वाइन करिए। उसमें बहुत से लोग आते हैं और लिखने की कला को और मजबूत करके जाते हैं। तो अगर आत्मविश्वास ऐसे भी आता है, कई बार अपने आप को अपने गुरु के समक्ष जो है सरेंडर करने से भी, शिक्षक भी जो लिखना सिखाएगा आपको, वो भी उस क्षेत्र का तो पंडित है ही, वो आपको बताएगा। क्योंकि हम लिखने का गुण हमारे अंदर भी था, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमें सीखना नहीं पड़ा, हमें भी सीखना पड़ा। मुझे अपनी एडिटर के सामने, मुझे लगता था मैं बड़ी अच्छी लेखिका हूँ, उनके सामने मैं पहुँची तो उन्होंने कहा तुम क्या लिखती हो, तुम कैसे लिखती हो, तुम्हारे सेंटेंसेस लूज़ हैं। मैं नहीं जानती थी लूज सेंटेंसेस भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि होता क्या, हम भावनाओं में आते हैं, हम बहुत सारे शब्दों में एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन एक अच्छा लेखक वो होता है जो कम शब्दों में अपनी बात कह सके। तो कैसे लिखा जाता है कि क्योंकि जब आप लिखते हैं तो कम्युनिकेट करने के लिए लिख रहे हैं। पहले तो आप सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए लिख लीजिए, दोबारा जब बैठिए तो आप देखिए कि उसी लेख को पाठक के नज़रिए से देखिए। जब हम लिखते हैं तो हम सिर्फ अपने आप को व्यक्त कर रहे होते हैं, हमें पता है हमारे मन में क्या चल रहा था, लिख लिया किनारे के। अब अपने ही लेख को उठा के पढ़िए और देखिए कि आपने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा, आप पढ़ रहे हैं। अब आपके मन में क्या छवि बन रही है उस व्यक्ति के प्रति। ठीक। तो खुद के क्रिटिक खुद बनिए, फिर देखिए कि हाँ, क्या इस बात को और कम शब्दों में कह सकते थे, क्या ये मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं कह दिया, क्या मेरी स्ट्रक्चरिंग सही है कि नहीं। कि एक होता है राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। जब आप पहले लिखिए तो राइट ब्रेन से लिखिए, बह जाइए। जब आप दोबारा से बैठिए तो आप लेफ्ट ब्रेन लगाइए। स्ट्रक्चरिंग कैसी है, फ्लो कैसा है, इसका व्याकरण कैसा है, इसके वाक्य जो हैं वो बहुत लूज हैं कि टाइट हैं। तो अपने ही क्रिटिक आप खुद बनिए, आप लिख लेंगे, ऐसा कुछ असंभव नहीं है। लेखन, हर गुण तो व्यक्ति के अंदर है ना, और अगर इच्छा ही आ रही है आपके अंदर तो इसका मतलब कि वो जोर मार रही है। आप उसको ऑनर करिए, रिस्पेक्ट करिए और लिखना शुरू करिए, और बाद में चीज़ें अपने आप जुड़ जाती हैं। इच्छा होनी चाहिए बस। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवी जी, आप यहाँ आए, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी प्रो टिप दी कि किस तरह से वो लिख सकते हैं, कि अपनी भावनाओं को किस तरह से लिखना है, और बाद में उसे एक पाठक के नज़रिए से पढ़कर उसे और भी ज़्यादा खूबसूरती देनी है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। आशा है कि आपकी जर्नी को सुनकर हमारे व्यूअर्स भी इंस्पायर होंगे और लिखने के प्रति उनमें और भी ज़्यादा रुचि बढ़ेगी।
तो आपका बहुत बहुत Thank you धन्यवाद so यहाँ much. आने के लिए। Thank you so सो मच। तो दर्शकों, आज हमने बात की शिवी वर्मा जी से और जाना कि किस तरह से जो वो आध्यात्मिकता के बारे में लिखना चाहती थी, अध्यात्म को लिखना चाहती थी, किस तरह से वो उन्होंने लाइफ पॉजिटिव मैगजीन में आकर के लिखा। तो इसी के साथ दर्शकों, आज के इस एपिसोड में यहीं लेती हूँ आपसे आज्ञा। फिर होगी आपसे मुलाकात पीएमसी हिंदी के शो मेरी कलम में एक और नए लेखक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।